हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल क्लास में। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं आपके नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर को। कैसा इसका लेवल रहा और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या क्या चीजें थी जो आपको हमारे कोर्सेज से हेल्प करी होंगी, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन का क्या लेवल रहा था ओवरऑल, जो आपने देखा होगा इतने दिनों से जब से एग्जाम हुआ है, एक हल्ला सा मचा हुआ है। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर रहा है इस बार का। इस तरीके की आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। उन सभी के बारे में फैक्चुअल बातें हम देखेंगे, फैक्ट के बेसिस पे बात करेंगे। सामने आपके क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा आपसे कि कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा था, क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी। और ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप तक मेरी आवाज और वीडियो क्लियरली पहुंच पा रही है। जल्दी से मुझे बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का। बस एक दो मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद आज का एनालिसिस ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए एनटीए को, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, आई होप कि आपने भी कल से तो फाइंड कर लिए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखते हैं चलिए एक बार। और क्वेश्चन पेपर को आज एनालिसिस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अपलोड अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आ गया ये रहा। और देखिए, एक चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरे पास केवल और केवल हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। मैंने आप सभी से कल कहा था कि अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। बस एक स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, उनका हिंदी मीडियम रहा, तो मेरे पास केवल हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। अभी एनटीए की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी हिंदी मीडियम का है। मैं एकदम ठीक हूँ। और बताइए आप सभी की दिवाली कैसे रही। क्वेश्चन पेपर का तो चलिए एनालिसिस करते रहेंगे। अब क्वेश्चन हो गया है, आप रिलैक्स हो जाइए। अब थोड़ा सा कुछ दिन, एक दो दिन अपने आप को रिलैक्स करिए और जो मन आपका, जो आपकी हॉबीज हैं उनको कीजिए। काफी समय से आपने अपने आप को इस टाइम फ्रेम में बांधा होगा कि सुबह उठना है, रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपने करी होंगी। अब थोड़ा सा बहुत बेकार रहा क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, जिनका भी क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं रहा है, तो सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? आपसे मैं सबसे पहले आपकी राय जानूंगा, उसके बाद लास्ट में भी फिर मैं आपसे आपकी राय जानूंगा। और शुरुआत में और जो लास्ट में, इन दोनों के बीच में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन का पेपर इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर टफ था। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपसे शुरुआत में आपकी राय जान रहा हूं और फिर मैं आपसे आपकी राय अंत में जानूंगा क्लास के। ठीक है, चेक भी नहीं, चलिए कोई। ठीक है, तो इस बीच में, इस क्लास के शुरुआत में और एंड में, इसके बीच में मैं आपसे जो बातें करूंगा, फिर आपके जो परिवर्तन होगा आपके अंदर, जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, मतलब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो चलिए बताइए क्या क्या कहना है आपका। ट्रेडिशनल पैटर्न से अलग था, ओके, चलिए देखते हैं। मैं एक पोल क्रिएट करता हूँ। अभी आप जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो मैं आपके आपसे जब मैं पोल दे रहा हूँ आपको, तो ए पर लगाना जिनको लगता है कि पेपर इजी था, बी पर लगाना जिनको लगता है पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा ट्रेडिशनल पेपर होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पेपर जिनको लगता है जैसा था वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिखा है, तो बी पर लगाना। सी वो लगाना जिनको लगता है कि पेपर टफ था, हार्ड था, इस प्रकार से जिनको लगता है। और डी पर मैं लगाऊंगा। डी पर कोई नहीं लगाएगा, डी पर केवल मैं लगाऊंगा, वो खाली रहेगा, क्योंकि तीन लेवल आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। अभी देखिए,
डी पर कोई नहीं लगाएगा, डी पर मैं लगाऊंगा और बाकी आप लगाइए, आपको क्या लगता है। और लास्ट में फिर मैं आपकी राय जानूंगा कि आपको क्या रहता है, ठीक है। लास्ट में फिर आपकी राय जानी जाएगी। चलिए इसका बताइए क्या होगा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर ट्रेडिशनल रहा, किस तरीके का आपको लेवल लगता है जो क्वेश्चन पेपर रहा है, बताइए। अच्छा टफ, ज्यादातर को लगता है कि पेपर टफ था। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अगर आपको लगता है कि पेपर टफ था तो आपकी शंका भी दूर कर देते हैं कि पेपर टफ था, इजी था या फिर मॉडरेट था, कैसा पेपर था। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सब देखो, स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले आपको एक बात बता दूं, 77% का मानना है कि पेपर टफ था, 23% का मानना है कि वो मॉडरेट था या फिर ट्रेडिशनल था, है ना। और इजी तो कोई कहेगा नहीं, है ना? जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए तो मैं आपको शुरुआत में पहले, मैं एकदम ठीक हूँ शंकर जी, आप कैसे हैं? काफी लंबे समय बाद, है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है चलिए, देखो पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद, हेलो हेलो मानवेंद्र जी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी कैसे हैं? और सभी का आई होप कि एग्जाम सही गया होगा। देखो जिनका सही नहीं गया है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी जिनको आपको अब दूर करना है, और एक नई शुरुआत अब आपको करनी है। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप डिस्कशन करना है, जो हो गया है सो हो गया है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, रोना धोना अगर आपको पड़ा है तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, है ना। यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा था, अगर कहीं पर किसी से गलती हुई है तो क्या हुई है, और अब जो एनालिसिस करना है उसका ये आपको रिजल्ट निकालना है कि आगे आप इससे क्या सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है ना, समझ रहे हैं। अब आगे क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखो वो उन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं मैं आपको जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके पहले मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जिनको आपको चैलेंज कर सकते हैं आप। और चैलेंज कैसे कर सकते हैं, आपस में आप बात कर लीजिए जिन जिनको चैलेंज करना है, और एक एक दो दो क्वेश्चंस का देख लीजिए, इसका क्वेश्चन का आप पे कर दीजिए, इसका आप पे कर दीजिए, वो आप अपना देख लेना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बस ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और देखिए मेरे पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा आपका कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में देखो कई बार ऐसा होता है, हाँ प्रूफ भी भेज दीजिएगा। अच्छा प्रूफ भी मुझे भेजना पड़ेगा। देखो एक चीज मैं आपको ही क्लियर कर देता हूँ, पहली चीज कि ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेटेड होता है, इसका भाव चेंज हो जाता है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है क्योंकि हिंदी का है, तो अगर इसका इंग्लिश के क्वेश्चन में भी वही, अब देखिए अब सेंड करके क्या होगा, कल मैंने आपसे कहा था ना, आप सबको मैंने बोला था कि क्वेश्चन पेपर मुझे चाहिए, कल मैं एनालिसिस करूंगा, तो किसी ने किया नहीं। तो अब तो मेरे पास केवल यही क्वेश्चन पेपर है, अब सेंड करने से क्या होगा? नहीं क्लास में नहीं, मैंने आपको ग्रुप में बताया था। मैं एकदम ठीक हूँ प्रीति जी, आप कैसे हैं? तो उस टाइम पे तो किसी ने किया नहीं, बस एक ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया। अब इसमें तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता कि आप ग्रुप में भी नहीं, है ना। ओके ओके, आपकी पहली क्लास है, तो स्वागत है आपका। तो मेरे पास केवल हिंदी का पेपर है, तो अगर इंग्लिश में वही भाव आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है ये क्वेश्चन गलत होंगे, है ना। इनको आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर इंग्लिश का भाव कुछ और है तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन की आईडी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं उनके हिसाब से ये वाले गलत हो रहे हैं। अगर इंग्लिश में भी वही भाव है तो उसके हिसाब से वो गलत रहेगा, अदरवाइज तो फिर वो इंग्लिश का माना जाता है, इंग्लिश का सही माना जाता है, हिंदी का नहीं। हिंदी के बेस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश के बेस पे आपको चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। वही सही माना जाता है इंग्लिश के बेस पर ही, ठीक है। चलिए मैं, और जिनको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा वो डाउनलोड कर लेंगे, इंग्लिश का है यहाँ पर, मतलब हिंदी का है। तो सबसे पहला देखिए इस क्वेश्चन में आपको, और जिसमें आपको कंफ्यूजन रहा है, ठीक है, और जिनमें आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, स्पार्शियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्मिथ की थ्योरी। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस जहां पर, ये कॉस्ट तो देखो यहाँ पर कम है। गुड इवनिंग बंटे जी, बंटे जी देखो ध्यान से सुनो, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको
लास्ट में आपको मैं बता दूंगा कैसे करके आप जुड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर रेवेन्यू भी तो कम है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉस्ट जहां पर मिनिमम होती है उसको आपको लगाना है, लेकिन आपको डिफरेंस भी ध्यान में रखना है। यस और नो कहा था ना, कहा था। यहाँ पर डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस मैक्सिमम है यहाँ पर, तो इसका तो यही सही आंसर होगा। होगा या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इसका तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करके गलत हो गया आप सबका? ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ पर इसका आप देखो, स्पैकमैन की जो रिलेटेड थ्योरी है, रेमलैंड की थ्योरी कब की है, कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो स्पाइकमैन की जो थ्योरी है वो है 1944। ठीक है, 1944 की दी गई है। जिस किसी भी क्वेश्चन पे जिस किसी भी बुक में अगर आप देखोगे तो इसकी जो थ्योरी है वो आपको दिखाई देगी 1944 की दिखाई देगी। लेकिन एनटीए ने इसका जो आंसर माना है, एनटीए ने इसका जो आंसर माना है वो 1942 माना है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको चैलेंज कर सकते हैं किसी भी बुक में जिसमें ISBN जिसका नंबर होगा, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका जो देखो क्वेश्चन आईडी है, क्योंकि हर किसी के उसमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन 9 नंबर पर नहीं होगा। उसका सी दिया गया है, तो उसका सी आप दोबारा से उसको देखिएगा, उसमें डिफरेंस यहाँ पर है। उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना वो इस लोकेशन पर है, लेकिन यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो यहीं पर है। अल्टीमेटली इसका जो क्वेश्चन का भाव है वो ये चीज है कि कहां पर आपको इंडस्ट्री लगानी है जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। यही तो इसका भाव है ना, वही लोकेशन आपको ढूंढनी है। तो जहां पर देखो डिफरेंस ज्यादा है वहीं पर तो लगाएंगे आप, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, तो इसका आपको दिखाई देगा 1944। अब इसका देखो जो क्वेश्चन आईडी है वो 627 है। लास्ट में तीन तीन डिजिट है जिनको याद रखना। 627 इसकी क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आपको एक और क्वेश्चन है जो दिखाई देगा। ओके, और एक एक क्वेश्चन को फिर मैं लास्ट में, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे वहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको दिखाना है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है यहाँ पर, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन में, जिसमें एनटीए का जो आंसर है, ठीक है, इसका देखो जो एनटीए ने आंसर माना है वो डी है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो 34.13% इसका होगा। 0 से लेकर के +1 के बीच में जो दूरी होती है, जो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फॉल कर रही है, जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या करती है, नीचे की तरफ गिरती है, इसका आंसर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन होता है। ये बुक में दिया गया है, डायग्राम है, आप सभी को पता होगा, है ना? ये बुक में दिया गया डायग्राम है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ गिरती है, तो अगर आप 0 से लेकर के +1 की तरफ आप अगर बढ़ेंगे तो 34.1% हो डेविएशन। ठीक है, इधर भी। और अगर आप +2 पे चले जाएंगे, +2 पर, तो ये 13.6 लगाएंगे। +3 के पास चले जाएंगे तो आप 2.15 लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसका देखो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एनटीए ने इसका ये वाला माना है। इसकी जो क्वेश्चन आईडी है वो है 642। मैं क्वेश्चन आईडी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना हर किसी की, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये अलग अलग होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसको चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जिन्होंने फोर्स लगाया उनका करेक्ट होगा और आपका गलत हो सकता है। मेरा काम है आपको बता देना। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दिया था, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन आईडी मैंने लिख दी है वहां पर, क्वेश्चन आईडी आप देख लेना, उसकी 642 है। जो 9th नंबर का क्वेश्चन है उसकी 627 है, और जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर में उसकी 642 है, 642। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है जहां पर इसको चैलेंज कर सकते हैं आप? 56 है ये।
और ये रहा। ठीक है, देखो हिस्टोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम जो है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। डिस्क्रीट इसमें बताया गया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। और इसकी जो क्वेश्चन आईडी है 641 है। इसकी क्वेश्चन आईडी लास्ट में 641 है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका एनटीए ने 1 माना है, लेकिन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हरित क्रांति के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखो इसमें से सही कौन सा नहीं है। हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण को सुनिश्चित किया, तो मशीनीकरण हुआ था, ये तो सही है। इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। हमें तो क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है। तो देखो अगर ये सही नहीं है तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन भी गया और ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच समान आय को सुनिश्चित किया। तो जो बड़े किसान थे, मध्यम किसान थे और जो छोटे किसान थे और जो मार्जिनल फार्मर्स थे, क्या उनकी सेम इनकम जनरेट हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद? यस और नो? क्या उनकी सेम इनकम जनरेट हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद? नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका मतलब एंटी ने इसका आंसर माना है थर्ड, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में बी दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन का बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट मान रहे हैं वो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी जो मतलब ये करेक्ट नहीं है और इसमें नहीं ही ढूंढना है आपको, समझ रहे हैं। तो सबकी सेम इनकम वहां से नहीं हुई थी। जो बड़े किसान थे, बड़े किसानों के पास ज्यादा इनकम आ गई, जो छोटे थे वो और ज्यादा गरीब होने लगे। इसके बारे में आप जानते हैं। और इसकी जो क्वेश्चन आईडी है वो 671 है। ठीक है, 671। ओके, इसके बाद देखिए 81 है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो गलत है वो तो है ही, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताइए। मेरा काम है आपको बता देना। ओके, और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका क्वेश्चन अगर देखिए अच्छा नहीं गया है उसमें एनटीए की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जैसा लेवल था उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा है। अभी एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैं जो हमेशा जो मैं बात बोलता हूँ ना, हमेशा मैं क्या बात बोलता हूँ कि आपको 75 to 80 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ, मैं बताऊँ हमेशा, यस और नो। और ये बात मैं हवा में नहीं बोलता हूँ कि आप 75 to 80 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। बाकी 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन वो किसी के हाथ में नहीं होते हैं। मैं हमेशा जब से मैंने स्टार्ट किया मैं तब से ये बात बोलता हूँ कि 75 to 80 क्वेश्चन में हमेशा निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। और अभी आपको आपके सामने निकाल करके दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि किसकी गलती रहेगी, एनटीए की या फिर आपकी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको रिवीजन कोर्स कराया कि उसमें कैसे कैसे करके निकल गया। अब देखो अधिकेंद्र पर, एपिसेंटर पर बोलते हैं। एपिसेंटर पर सबसे विध्वंसकारी जो तरंगे होती हैं वो एल वेव्स होंगी। ठीक है, कौन सी वेव्स होंगी? एल वेव्स होंगी। ओके, और इसका जो एनटीए ने आंसर माना है वो माना है फर्स्ट को, एस को माना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो एल होगा। आप सविंदर सिंह सर की पुस्तक में इसको देख सकते हैं। इसकी जो क्वेश्चन आईडी है 80 की वो है 597, 597। ओके, इसको आप देख लेना। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 81, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस प्रकार की है? एनटीए इसको मानती है। एनटीए इसको क्या मानती है? एनटीए ने बोला है इसको कि इसकी जो क्वेश्चन आईडी है 81 की, वो इसको सांस्कृतिक मानते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तो कोई बाउंड्री होती नहीं है ना। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसके हिसाब से हो जाएगी, देखो अनुवर्ती होगी, कॉन्सिक्वेंट अनुवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती नहीं होगी, अनुवर्ती होगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सुपर इम्पोज कब होती है? सुपर इम्पोज जब वहां की जनता के उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो बाउंड्री जो लाइन होती है। जैसे जब जहां पर विराम रुका था, जहां पर विराम रुका था वहां पर आपको क्या दिखाई देगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके इसका जो आपको प्रूफ है वो किसी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा। सुदीप्ता अधिकारी की बुक में मिल जाएगा, माजिद हुसैन की जो
मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं उसमें मिल जाएगा, कहीं भी आपको जहां देखोगे वहां मिल जाएगा। और आर डी दीक्षित की बुक में मिल जाएगा, आर डी दीक्षित नहीं, एक जो दूसरी बुक है, एक तो सुदीप्ता अधिकारी और एक है आपका आर डी दीक्षित, हाँ आर डी दीक्षित में भी मिल जाएगा। जिसमें भी देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको अनुवर्ती यानी कि कॉन्सिक्वेंट दिखाई देगा। इसका जो क्वेश्चन आईडी है, इसकी क्वेश्चन आईडी है क्या, 630। ओके, 630 इसकी क्वेश्चन आईडी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें बताओ। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो जल्दी से नया नहीं होता है, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो जल्दी से नए हो जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है। रिन्यूएबल जो जल्दी से नए हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, तो इसका देखो जो करेक्ट ऑप्शन इन्होंने माना है वो माना है डी को, सोलर एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लगाएंगे जो नॉन रिन्यूएबल नहीं है। वन सेकंड, नॉन रिन्यूएबल, अच्छा ये है, हाँ तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। उन्होंने इसको ही बोला है कि ये सौर ऊर्जा, ये नहीं है, ये वाला तो हाँ सही, ये सही है। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे ये रहा 86, और 86 के बाद एक और क्वेश्चन है, हाँ डी सही है, डी सही है, कंफ्यूज ना हो, नॉन रिन्यूएबल नहीं है वो बोल रहा है। ओके, और इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इस बार डीआई से पूछा गया था, दूसरा भी इसमें दिया गया है, एक रहा ये क्वेश्चन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पूछ रहा है, 100 का है ना, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। मैंने संचयी बारंबारता के बारे में आपको बताया ना कि संचयी बारंबारता का मतलब है कि जो पद हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है कि 401 और 500 ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कैसी सीरीज है, ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इस कॉन्टिन्यूस सीरीज की फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। 401 से 500 ये वाला बोल रहा है ना, 401 से 500 ही बोला है ना, हाँ ठीक है। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है यहाँ तक, तो देखो इनको ऐड करते चलना है, 4 में 12 जोड़ो, 12 में 24 जोड़ो, 24 में 40 जोड़ दो, हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। लेकिन एनटी ने इसका क्या आंसर माना है, उन्होंने इसका आंसर माना है सेकंड वाला, जो कि गलत है, 80 आंसर सही होगा, ठीक है। ये वाला 80 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि इसका जो क्वेश्चन आईडी है 694 इसकी क्वेश्चन आईडी है। ओके, समझ में आ गया कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, उनको आपको चैलेंज कर सकते हैं आप आपस में बात करके। अब देखो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन का पेपर, जो पेपर है उसका लेवल कैसा रहा था। करें स्टार्ट, क्वेश्चन के लेवल के बारे में स्टार्ट करें कि कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा था। और मैं आपको साथ साथ हर एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं बस बताता चलूंगा आपको कि देखो ये हमने करा था, इसको आप कर सकते थे, ये आपके सिलेबस में था। फटाफट से 100 क्वेश्चन है, देखते चलेंगे फटाफट, और डिटेल में तो फिर इस क्वेश्चन पेपर को जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीटली हिंदी में है ये पेपर, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको ही इसमें प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश वाले तो क्या ही समझेंगे, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं फटाफट से देखता चलूंगा हर एक क्वेश्चन को, और जहां पर देखो इजी होगा, मॉडरेट होगा, किस तरीके का लेवल होगा वो मैं लिखता चलूंगा, लास्ट में फिर काउंट करेंगे आपके साथ। तैयार हो काउंट करने के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। फैक्ट के बेसिस पे बात होती है। अभी देखो 3-4 दिनों से पेपर सब हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, 3-4 दिनों से आपको हल्ला हो मचा हुआ दिखाई दे रहा है कि पेपर बहुत टफ था, बहुत ये था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, समझ रहे, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि फैक्ट के बेसिस पे बात होती है, हवा में बात नहीं होती। क्योंकि आप में से 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे लगातार क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं उनके बेसिस पे तो नहीं बोल सकता ना कि 8-10 क्वेश्चन के बेस पे कि क्वेश्चन का लेवल टफ था या इजी था या फिर मॉडरेट था। जब तक मेरे पास पूरा पेपर नहीं है मैं कैसे करके बात बोल सकता हूँ, और आपको भी जब सारे क्वेश्चन याद नहीं है आप कैसे करके बोल सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल इजी है टफ है।
बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोने वाली इमोजीज दिए जा रहे हैं। कैसे करके आप एनालिसिस कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं मान। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस किसी ने भी 2 महीने से मेरे साथ केवल फ्री की क्लासेस में 2-3 महीने से मैं फ्री की क्लासेस करा रहा हूँ, उनमें से भी अगर आपने वो पीवाईक्यूज की क्लासेस भी केवल करी होंगी तो 40 क्वेश्चन आई एम श्योर आराम से कर जाओगे, आराम से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। और 1 महीने के अंदर दोस्तों 2-2 3-3 घंटे की क्लास करके, केवल 2-3 घंटे की क्लास करके पूरे यूनिट को 2-3 घंटे में रिवीजन कराया है 1 महीने के अंदर, हर एक यूनिट को। और वहां से कितने क्वेश्चन निकल के आए हैं तो अभी आपको बता देता हूँ, दूध का दूध और पानी की पानी हो जाएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और जबकि मेरे पास डिटेल मैंने नहीं कराया है, समझ रहे? डिटेल में मैं क्यों नहीं कराया? देखो मैं अनअकैडमी को ज्वाइन किए मेरे को केवल कितना 2 महीने हो रहे हैं। 1 सितंबर को मेरी पहली क्लास थी, फिर भी मैंने 1 महीने के अंदर सारी चीज रिवाइज कराई आपको। एनटीए का इतना बड़ा सिलेबस, एनटीए का इतना बड़ा सिलेबस और 1 महीने में रिवीजन कराना, और उसको एक-एक यूनिट को, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी केवल 2-3 घंटे में रिवीजन कराना और ऐसा कंटेंट देना जहां से इतने क्वेश्चन निकल के आएंगे, अभी आपको आपके सामने दिखाऊंगा। तो जब केवल 1 दिन में, मैं 1 महीने में, और मैं ग्रेट ऐसा मत बोलो, कोई भी कोई ग्रेट वाली बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में जेआरएफ लेना, बेमतलब में आप घबराते हो। बस सही डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए, कोई चीज बड़ी नहीं है। समझ रहे हो बात? देखो पहला बीटीओ वाला क्वेश्चन है, ये बॉर्डर बी टी बीओटी, ठीक है, ये हाईवे, नेशनल हाईवे बनाने की एक संस्था है, यहां से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मानता हूं कि जब आपने माजिद हुसैन सर की पुस्तक पढ़ रहे होंगे, और मैं देखो रेफरेंस भी आपको देता चलूंगा, क्योंकि मैंने तो आपको कराया नहीं है, मैंने तो आपको केवल रिवीजन कोर्स कराया है। अगर मैं आपको डिटेल कोर्स कराता, एक भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए। समझ रहे हो? बस धैर्य बनाए करके रखो। देखो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट में काउंट करेंगे, और आप इसको मॉडरेट बोलोगे या नहीं बोलोगे, टफ बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? एक योजना है जिसमें सड़क बनाते हैं, और इसके लिए वहां पर संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे? चलो इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, हमारा मॉडरेट लेवल का हो गया है, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का हो गया, मैंने एम लिख दिया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये आपने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में माजिद हुसैन सर की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आपने माजिद हुसैन सर की पुस्तक पढ़ी है, या फिर आप मुझसे डिटेल कर लेते, आराम से बन जाता। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी भी मैं इसको बोल सकता हूँ, लेकिन आप फिर रो जाएंगे, है ना? तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टेक्नोग्राफिक मैप क्या होता है, प्लानिटरी मैट्रिक मैप क्या है, मॉर्फोमेट्रिक मैप क्या है, ये एक्सोमेट्रिक मैप क्या है, सब चीज करवा रखी है। ये तो इजी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें वेक्टर डाटा मॉडल क्या होता है, रास्टर डाटा क्या है, इसका जो क्या कहते हैं, इनका एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये तो मैंने आपको स्पेशल क्लास में कराया है। इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहोगे, नहीं पढ़ा था इसको तो कराया होगा मैंने, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाला जो रिज होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, बालू के टिब्बे को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उठाया गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये भी मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट भी मैं इसको क्या बोलूं, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज में से उठाया गया क्वेश्चन है। डार्विन का देखो ये इजी लेवल है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडमैन की मैंने आपको बताया था ना, जब रिवीजन कर रहे थे हम, तो जॉन फ्रीडमैन ने उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, बताया था या नहीं बताया था बताओ? पीवाईक्यूज में तो उठाया गया, बस ट्विस्ट करा हुआ है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इजी बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चलिए इजी टू मॉडरेट बोल देता हूँ, बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं करा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो पीवाईक्यूज में से उठाया गया क्वेश्चन है, यस और नो, पीवाईक्यूज में से उठाया गया क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ध्यान लगाना था और देखना था कि कहां पर मैक्सिमम डिफरेंस है। अगर आपने केवल अगर आपने मेरे केवल कौन से रिवीजन कोर्स देखा होता, और या फिर केवल और केवल जो मैंने पीवाईक्यूज की क्लासेस चलाई है उसको भी करा होता ध्यान से, तो आप इसको आराम से कर लेते या नहीं कर लेते बताओ? इजी लेवल का क्वेश्चन है। स्पाइकमैन की थ्योरी कब दी गई है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई है ही नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। और ये जो क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान के जो प्रतिपादक हैं,
इसके जो प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, डिटेल में अगर मैंने करवाया होता तो आराम से ये कवर होता, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है तो कौन सा है, इन तीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। और जॉनसन है, देखो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हैं, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ आपने इसका अगर डायग्राम नहीं देखा है तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये टफ लगे, लेकिन अदरवाइज अगर आपने इसका वो क्वेश्चन देखा होता और बुक में अगर आपने देखी होती, ठीक है, तो आप इसको कर जाते। ये मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, आसानी से आपको बुक में दिख जाएगा। मैंने आपको बुक बताई थी ना, एक मैंने आपको पता होगा, जिसमें मैंने अपनी कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाई थी, किस किसने देखा था, कम बताओ जल्दी से कमेंट करके। जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अपनी बुक लिस्ट दिखाई थी, किस किसने देखा था। उसमें मैंने एक बुक दिखाई थी स्टैटिस्टिक्स के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको अनीश सरकार की मैंने एक बुक बताई थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अनीश सरकार की बुक बताई थी या नहीं बताई थी, कमेंट करके बताओ। इसीलिए तो, हाँ सॉरी, आशीष सरकार की, सॉरी सॉरी, आशीष सरकार की बुक बताई थी। उसमें ये डायग्राम दिया गया है, एज इट इज उसमें दिया गया डायग्राम। ये तो क्यों घबरा रहे हो बताओ मुझे, कहां से आपको ये टफ लग रहा है फिर। इसलिए बुक के पेजेस भी पलटते रहोगे खाली टाइम में तो कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, बस ढूंढने वाली आंखें चाहिए, समझ रहे हैं। ये आपको ढूंढने वाली आंखें चाहिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कौन कह रहा है, कौन घबरा रहा है आपको, बताओ। देखो मॉडरेट लेवल मैंने इसको बोल दिया है, चलिए ठीक है। वहां से दिया गया एक क्वेश्चन है उस बुक में। हिंदी के लिए अगर आप जेपी शर्मा पढ़ते हैं अच्छी है, इंग्लिश वाले जेपी शर्मा नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आशीष सरकार की बुक पढ़ लें, आराम से कर लोगे। बाकी बीएन गुप्ता की मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो हिशमैन की थ्योरी से क्वेश्चन आया है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सारी चीजें आप कर रहे होंगे, है ना। और संघीय फेडरल जो स्टेट है उसका प्रारूप इसमें से नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ बोल दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। एक क्वेश्चन मिल गया है आपको। बाकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखो, ये आपके थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन ये है आपका, ओके, समझ रहे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए, हमें हमें अभी तक कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिला है। और इसको अगर चलिए मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा सा आपको टफ मेमोरी बेस्ड है, आपको ढूंढना पड़ना होगा, ये डाटा आपको हमेशा इधर उधर से देखना पड़ता है, ठीक है। ये रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको करवाया है रिमोट सेंसिंग के बारे में, तो ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जैसा कि मॉडरेट का मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसा ट्रेडिशनल रहती है एनटीए की लेवल वैसा ही उसमें है, ठीक है। और कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं, जब आपने कृषि, जब आप कृषि रिफॉर्म्स पढ़ते होंगे इंडियन ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर तो इसको आसानी से कवर करेंगे ही ना, यस और नो, कवर करेंगे या नहीं करेंगे मुझे बताओ। जब आप कृषि पढ़ रहे हो तो कृषि के साथ साथ आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर तो वो हमारी क्या है, हमारी गलती है, हमारी गलती है ना वो। और ये भूमि सक्षमता उपागम सक्षमता, भूमि क्षमता, जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, और मैंने केवल और केवल रिवीजन कोर्स में देखो ये सारी चीज कवर करवा दी आपको। डिटेल में होता तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे करके असली क्वेश्चन यहाँ से नहीं होते। आप मेरे सामने क्वेश्चन पेपर लेके बैठो और मेरे सामने आप बोलो कि सर ये क्वेश्चन पेपर टफ हुआ है, मुझे बताओ आप कैसे करके, कहां से आप देखो, केवल रिवीजन कोर्स के अंदर मैंने ये सारी चीज कवर कर दी है, डिटेल में करते तो कैसे नहीं होता मुझे बताओ। लेटराइट सॉइल, मैं आपको बताया था ना कि लेटराइट सॉइल वहां पर बनती है जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल हाई होता है, यस और नो बताया था कि नहीं बताया था, उसके ही वहीं से क्वेश्चन पूछा है। सारे जो मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के एग्रीकल्चर को, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, फटाफट से सारे क्वेश्चन के बारे में लेवल मेरे को आपको बताना है। तो ये इसके बारे में ये सारी चीज में आपके पास दी हुई है, सारी चीज आपके पास ये वाली है, इसको आप रिवीजन करके, केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें ज्यादा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अगर कोई नया स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट आपको हर जगह नहीं मिले तो वो टफ हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो हिंदी में मिला है, मुझे इंग्लिश में समझ में आ नहीं रहा है ये इतना ज्यादा, तो मैं इसको टफ में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में समझ में आ नहीं रहा है इतना। तो देख लीजिए, इंग्लिश में हो सकता है देखते तो फिर पता लगता, ठीक है। ये इसके बारे में हमने, ये पीवाईक्यूज का है, इजी है ये, पीवाईक्यूज में से पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ये देखो ये इजी है, पीवाईक्यूज है, कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यूज है, ठीक है।
ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट से पूछा गया है, ठीक है, मॉडरेट है, इसको हम डिटेल में करेंगे तो कर देंगे कवर आराम से, कुछ नहीं है उसमें। ये इजी लेवल का है, पीवाईक्यू उसमें से ट्विस्ट करे हुए क्वेश्चन है सारे, कुछ नहीं करना है। वॉन थुनेन आपने देखा होगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। वॉन थुनेन के अगर आपने मेरी जो मॉडल है वो देखा होगा, डिटेल में और भी हम कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो ये क्लस्टर एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसके क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं पहले मुझे बताओ पीवाईक्यूज में। एक बार क्लस्टर से पूछा है, एक बार इनपुट आउटपुट से पूछा है, एक बार प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से पूछा है, यस और नो बताओ मुझे, पूछा है या नहीं पूछा है, कमेंट करके। पूछा है ना। अब याद करना काम किसका है, मेरा तो नहीं है, याद मैं तो नहीं करूंगा कि किस कौन से का ऑप्शन। और मैंने आपको कहा भी था बस याद कर लो, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कब लगेगा, क्लस्टर एनालिसिस कब लगेगा, क्योंकि मैं डिटेल में, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं लेट में आया हूँ अकेडमी पे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करा पाया। तो मैंने आपको कहा था कि इसको याद कर लेना, पीवाईक्यूज है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज है, हेटनर का पीवाईक्यूज क्वेश्चन है ये, ठीक है। और डिजिटाइजेशन, स्कैनिंग, ये सारी चीजें क्या है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया है रिमोट सेंसिंग में। केवल देखो इतने कम समय में जब मैं आपको इतनी सारी चीज करा सकता हूँ तो क्यों नहीं आप कर सकते हो, बताओ कर सकते हो ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य जिम्मेदार है, आप सभी को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग समझाई थी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को जब हम रिवीजन कर रहे थे, समझ रहे हैं, बताया, याद है कि नहीं है बताओ। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको कार्बन, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये समझाया था या नहीं समझाया था, 5 मिनट के अंदर केवल। तो ये क्वेश्चन आपको, इसको टफ कहेंगे बताइए, और क्यों है, इसका इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। मॉडरेट मान लीजिए चलो इसको, है ना। और यहाँ पर वैश्वीकरण से पूछा है, कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो एलिमिनेट करके इसको कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर बाढ़ रक्षित, देखो हिंदी में इसका मतलब क्या है, बाढ़ रक्षित बोला है ना। अब एक होते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट, एक होता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई मतलब जो बाढ़ से काफी दूर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, और जो वेट होते हैं वो काफी नीचे होते हैं और बाढ़ वहां पर हमेशा संभावना बनी रहती है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का, कुछ नहीं करना है ना। फसल संयोजन के बारे में पूछा है, देखो ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने हैं और कुछ नहीं करने हैं, मॉडरेट लेवल है। और ये तो पीवाईक्यूज है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, और ये भी पीवाईक्यूज है, इजी क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, मैं कहीं पर भी अगर इजी या टफ लिख रहा हूँ, मॉडरेट लिख रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ तो मुझे वहीं पर बता दो कि नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि टफ है, आप कैसे बोल रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके ये टफ है या कैसे करके मॉडरेट है, समझ रहे हो। नोडल क्षेत्र कुछ नहीं करना है, रीजनल ज्योग्राफी का आराम से इसको कवर कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। बी में आ रखें, टू डायमेंशनल शेप क्या होती है, एरिया होता है ना टू डायमेंशनल शेप, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बताओ मुझे इसमें। और ये सारी चीजें पीवाईक्यूज की हैं, ये कुछ नहीं करना है इसमें, इजी है। तो जो पीवाईक्यूज है वो इजी है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस और जो इनकी स्पेशलिटी है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको ध्यान में रखो। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कहा था या नहीं कहा था बताओ। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा आपको ये आपको दिखाई देगा, इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, तो ये टफ हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसको मैं कहूंगा कि हाँ ये टफ है, क्योंकि इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि जापान का परिवार रजिस्टर भी पूछ लेगा। चलो 15 से 20 क्वेश्चन आते ही हैं ऐसे, उसमें क्या है, 15 से 20 क्वेश्चन तो आती ही है ना। चलिए इसका मान लेते हैं कि आपने जो सीबीटी उसको पढ़ा है, लेकिन आपने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में अब से आपको ये भी ध्यान देना है, और क्या चीज समझ के निकालनी है वो भी लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये देखो ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण, ये माजिद सर की जो बुक है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, वहां से उठाया गया क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। डिटेल में अगर हम करते आराम से उसको कवर कर सकते थे, मैंने आपको शायद करवाया भी होगा इसके बारे में, है ना। उस बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, सारे डाटा उसमें दिया गया है, ठीक है। और इनमें से कौन सा अलग है, ये इसके बारे में बताना था आपको, किसके किसके बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। लैंडफॉर्म के क्वेश्चन दिया गया है। और ये समुद्र ओशनोग्राफी का देखो, डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि कब डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, है ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और रिया के बारे में, रिया तट रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। और ये देखो ये
रिपीट हुए क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी तक आपको बताओ ऐसा कोई दिखाई दिया? ये इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था ना कि इसको 2-3 सेकंड में देखते ही बस सॉल्व कर दोगे कि ये वाला ऑप्शन देखो इसका करेक्ट है। डायगोनली बस देखना है आपको। 1 से 1 लेकर के 0 तो होगा, 2 से 2 5 में 0 होगा, 3 से 3 में 0 होगा, 3 से 3 में 0 होगा, 4 से 4 में 0 होगा, 5 से 5 में 0 होगा, 6 से 6 में 0 होगा। देखो डायगोनली देखो 0 0 दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही सॉल्व कर दिया। कितना सेकंड लगा बताओ मुझे इसको सॉल्व करने में? 2 सेकंड लगा होगा, 3 सेकंड लगा होगा इसको देखने में कि डायगोनली 0 किसमें है। अब इसका जो टाइम है, मैंने 1.5 मिनट कहा था ना एक क्वेश्चन को, 1.5 मिनट का टाइम यहाँ से बचाया मैंने, 5 सेकंड में इसको सॉल्व किया। 1 मिनट 45 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड मैंने बचा लिए बाकी के क्वेश्चन के लिए, जो मुझे पढ़ने पड़ते 4-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? ये बुक्स देखो इजी है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आपने ये वाली बुक्स नहीं पढ़ी है तो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी तो पूछी गई है ना, ईपी ओडम की फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, समझ रहे, पूछी गई है एपीओडम की। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैसे करके एलिमिनेट करोगे? तो मैं अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे मैंने ये दो डिलीट कर दिए और मैं देखता कि पहले में तो लगाना पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना। पहले में आप अगर लगा दें, दूसरे में अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो दूसरा ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ रहे हैं? इस तरीके से थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि केवल पढ़ने लिखने का एग्जाम गेम नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? और यहाँ पर देखो ये सारी चीज मैं जो आपको प्रोसेसेस हैं ये इनके बारे में मैंने आपको बताया है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जी, बताइए। और वैश्वीकरण के बारे में पूछा है, ठीक है। वैश्वीकरण से कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ो, असोसिएशन को अलग कर दो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मॉडरेट है, इसको मैंने करा है। और यहाँ से भारत के जो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन आईटी सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, व्यापार के बारे में पूछ रहा है ना। इसको जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में, इसको क्यों नहीं कवर करेंगे हम बताओ? इसको तो कवर करेंगे ही ना, क्यों नहीं कवर करेंगे? जब हम व्यापार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसका ध्यान से सारी चीजें। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा के बारे में आपको बताया है नहीं बताया? जो एनालिस रिविजन कोर्स है, केवल रिविजन कोर्स में इतनी सारी चीज देखो हमने कवर कर ली है। एनालिसिस केवल रिवीजन कोर्स में हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली हैं। हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में मैंने आपको बताया है। चलो इसमें 4-5 स्टेटमेंट अगर है तो मॉडरेट टू टफ मैं इसको मान लेता हूँ, मॉडरेट टू टफ मैं इसको मान लेता हूँ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति। कोई बड़ी बात नहीं है, हरित क्रांति को जब अलग से मेंशन है सिलेबस में, और मैंने आपको क्या कहा था कि जो चीज सिलेबस में अलग से मेंशन है, मैंने आपको कहा था नहीं कहा था जब आप एग्जाम देने जा रहे थे कि हरित क्रांति पर अलग से फोकस करना, क्योंकि वो अलग से मेंशन है सिलेबस में, लिखा हुआ है अलग से। यस और नो बताओ, जिसको याद है, कहा था या नहीं कहा था? मैंने कहा था या नहीं कहा था? तो फिर इसमें आपको, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जब अलग से उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं इस पे अलग से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इस पे अलग से ध्यान दो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है वो आपकी गलती है, इसमें उनकी गलती नहीं है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर इजी भी बोले, इजी टू मॉडरेट बोले तो कोई इसमें पर्सन हाइपरबोल नहीं होगा। संचय बारंबारता को दर्शाने के लिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है इसके बारे में। ओके, और वैश्वीकरण से ये क्वेश्चन आया है फिर से। चलिए इसके बारे में थोड़ा, अगर आपने ज्यादा वैश्वीकरण नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये मॉडरेट टू टफ पड़ गया होगा, मॉडरेट टू टफ, ठीक है। और यहाँ पर मैकेंडर की जो थ्योरी है, मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडरेट है। अभी ये हिंदी क्वेश्चन है इसलिए भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है, इसके बारे में मैंने कुछ सिंधु पूरा सिस्टम पढ़ाया है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, है ना। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा है, केवल रिवीजन में से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बन गया आपका। यस और नो बताओ? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थोड़ा सा हो सकता है कि नए हैं, तो इसको मैं टफ कहूंगा कि ये स्टेटमेंट हर बार कहीं नया पूछ लेता है, तो स्टेटमेंट तो आप सारे याद नहीं रखोगे ना, तो ये थोड़ा टफ आपको पड़ जाएगा। इजी क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये भी बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो कौन सी गर्म, समुद्र की जल कब गर्म होगा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है? बताओ, इसमें आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है कि समुद्र का जल कब गर्म होगा? कोई अगर इंसान नहीं पढ़ता है वो भी बता देगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, जो इंसान नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इसको आराम से बता देंगे। हंटिंगटन, इसके बारे में हमने इसके बारे में कवर किया होगा, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से
जैसे मैंने आपको कहा था कि कोपेन का, थॉर्नथ्वेट का आप एक इस तरीके से ग्लोब बनाओ और यहाँ से जो थॉर्नथ्वेट का प्रेसिपिटेशन इफेक्टिव जो इंडेक्स है वो कैसे करके डिक्रीज होता है पोल की तरफ जाने पर, वैसे ही इसको भी अरेंज करो। डायमीटर किसका ज्यादा होगा? डायमीटर बर्फ का सबसे ज्यादा डायमीटर ज्यादा होगा ना, समझ रहे हैं? डायमीटर इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद जो कच्चे ओले हैं, हिमवर्षा है, कुहासा, सबसे कम होगा डायमीटर। इसमें कोई सोचने वाली बात है? बताओ, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। उसी से अगर आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट रहता जो मैंने आपको बताया था थॉर्नथ्वेट का, तो आराम से इसको कर लेते। ये बताओ केंद्र स्थल किसका दिया है, रिमलैंड किसका है, और राज्य का वर्गीकरण किसका है? ये कोई टफ क्वेश्चन है, बताओ मुझे। इसको मैं मॉडरेट बोलूं या इजी बोलूं? बताइए, आप खुद बताओ मुझे। अब इसको मैं मॉडरेट बोलूं या फिर इजी बोलूं? खुद बताओ मुझे कमेंट करके। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये तो इजी है ना, देखो खुद ही आपने बोल दिया इजी क्वेश्चन है ये। कोई इजी और ढाल प्रतिस्थापन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है वो। और सघन जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव क्या होती है, एक्सटेंसिव क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता है और नहीं आप कर क्या है, वो किसकी गलती है आप देख सकते हैं, है ना। सौर जो अंतरिक्ष में बिखर जाता है, कितना परावर्तित हो जाता है, इसके आंकड़े आपको याद रखने चाहिए थे, तो आप उसको आराम से कर सकते थे, है ना। और प्राइमेट सिटी, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन है। और एल्यूशन द्वीप के बारे में आपको पता है। और अपसरण पट्टी का जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, एक स्लाइड खाली है। इसके बाद देखो दर्रे, दर्रे से रिपीट हुए क्वेश्चन है ये पहले भी दर्रे यही मैंने आपको कहा है कि 10-15 दर्रे होते हैं जिनको आपको याद करना है, उसके बाहर कुछ याद नहीं करना है। और वो दर्रे मैंने आपको दिए भी होंगे, यस और नो दिए थे ना जब रिवीजन कोर्स कर रहे थे। जब हम रिवीजन कोर्स कर रहे थे उसमें मैंने आपको दिए हैं सारे दर्रे। जो चीज मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ, इजी बोल रहा हूँ, सारी चीज आपकी इंक्लूड है रिवीजन कोर्स के नोट्स में। इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको याद रखना है। और ये थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दोपहर के समय जो है, इसको आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ है ये। अदरवाइज इसको आपने ध्यान से करा होगा तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो डार्विन का मैंने आपको कहा था कि डार्विन इंस्पायर्ड थे, किससे इंस्पायर्ड थे और उनकी क्या क्या चीजें डार्विन के बारे में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको इसके बारे में बताई, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और इसके बाद देखो भारतीय मानसून, मानसून को अच्छे से हमने कवर किया हुआ है। और अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ पर मिलेगी? पश्चिम घाट में तो नहीं मिलेगी, और जो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं मिलेगी, मिड भारत में, मध्य भारत में तो नहीं मिलेगी। पंजाब हिमालय से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहीं पर मिलेगी, जाहिर सी बात है। अगर आपने केवल मैप भी देखा होता तो उसको आराम से कर लेते, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है वो एक दिशा नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। हमेशा जो ऊर्जा प्रवाह है यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है। बताया नहीं बताया? बताओ, रिवीजन कोर्स में बताया है ना। तो यहाँ पर ये गलत है, आराम से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इसको यहीं पे पढ़ लो, ये सब आराम से कर सकते हो इसको। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इजी है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। और ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। और ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इजी है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट है इतने सारे। जीवन निर्वाह खेती, जो क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में करवाया है ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो कितने सारे रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगर अभी निकालने बैठ जाए तो 30-40 क्वेश्चन आराम से रिपीट हुए क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा था कि जो पीवाईक्यूज है उनसे भी बस कर लोगे तो आराम से कर लोगे। अब देखो कोपेन का पूछा है, एएफ पूछा है। अब ध्यान से सोचो कि एएफ टाइप की क्लाइमेट कहां पर मिलेगी? हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में तो नहीं मिलेगी, तो इसका ए ऑप्शन लगाओ ना, जहां पर हमेशा बारिश होती है। कहां पर बारिश होगी? 2000 मीटर, 3000, 1500 मीटर के ऊपर जाओगे तो फिर बारिश का लेवल धीरे धीरे घटेगा, वहां पर बर्फबारी गिरना शुरू होगी, समझ रहे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बारे में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यस और नो, इजी है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, बस ये कि थोड़ा सा ट्विस्ट, उसका तरीका बदल दिया है, तरीका बस बदल दिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। वैश्वीकरण से इस पे अगर आपने फोकस नहीं किया होगा तो आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ना। आपके सामने बोल रहा हूं मैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे आपको दिखा दिखा के बोल रहा हूँ। ये इजी क्वेश्चन है ताकि आप ये ना बोल सको पीठ पीछे या फिर बाहर कि नहीं सर ने, हो सकता है कि आपने
पता नहीं क्या क्या चीजें देखी होंगी और उसके हिसाब से कुछ भी बोल दिया होगा कि इजी है, टफ है, मॉडरेट है। आपको दिखा दिखा के बोल रहा हूँ। कहीं पर अगर लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि टफ है, इजी है, इजी नहीं है, टफ है, तो यहीं पर बोल दो मुझे रोक के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके ये इजी था, टफ था, मॉडरेट था। समझ रहे? इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है बच्चों बच्चों को भी पता होता है ना। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछ रहा है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, माजिद सर की बुक में दिया गया था। कुछ नहीं करना है, माजिद सर की बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, केवल माजिद सॉरी संजय सिंह सर की बुक पुस्तक पढ़ो, कुछ नहीं करना है, बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आराम से 100% करके आओगे, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज में हैं तो उसको वो भी नहीं पढ़ना है, बस देखते चलो। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बुक नहीं देखनी है, बुक फिर भी देखनी है आपको, लेकिन हम जो करा देंगे, ठीक है, वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, मोर देन इनफ होगा, समझ रहे। और ये कौन सा कार्बन कब मुक्त होता है, सारी चीज करवाई भी आपको। इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। मोहम नीति के चारों रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चक्रवात, चक्रवात तो आराम से सारे चीज पढ़े होंगे ना। चक्रवात बताओ किसने नहीं पढ़ा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, सारी चीज करवाई है आपको। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार टेम्परेट साइक्लोन से पूछा था, इस बार ट्रॉपिकल साइक्लोन से पूछा है। 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से उठा के डाटा वहां दे देना है। 5 के 5 क्वेश्चन इजी है, एक को भी मॉडरेट नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। ये भी देखो इजी है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। और इसके अलावा देखो ये 5 के 5 क्वेश्चन इसके इजी है, 1 2 अच्छा 3 4 ये और ये 5 इजी क्वेश्चन है। यस और नो है या नहीं है बताओ? इनमें से कोई भी अगर आपको मॉडरेट लगता है तो मुझे बता दो। इसके बाद देखो जिनका डीआई स्ट्रांग है उनके लिए तो सारी चीजें ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, बहुत इजी है। जिनका डीआई इजी नहीं है वो भी देखो ध्यान दो, वो भी देखो ध्यान दो। यहाँ पर कौन सा आप आराम से कर सकते थे, कौन सा आप आराम से कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अंक गणितीय माध्य मूल आपको निकालना है। अरिथमेटिक मीन किसी को निकालना नहीं आता है क्या? आपको बताया है ना मैंने अरिथमेटिक मीन कैसे करके निकालते हैं। यस और नो बताओ। मैंने आपसे कहा था कि हाँ बहुलक से थोड़ा सा बाहर चले गया क्वेश्चन, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुलक से आएगा क्वेश्चन, कि बहुलक भी कैलकुलेट करने को बोल देगा, मोड भी। तो ये यहाँ से देखो अरिथमेटिक मीन हमको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। संचय बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कैसे करके निकालते हैं। और यहाँ पर संचय बारंबारता कैसे करके निकालनी है हमें पता है। 3 क्वेश्चन तो फिर भी बन गए हैं, 3 तो फिर भी मॉडरेट है या नहीं है बताओ? अब इसको डिटेल में मैं कैसे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, इसका अलग से वीडियो बनेगा पूरा क्वेश्चन पेपर जब आएगा, और कैलकुलेशन वगैरह करने में टाइम लगता है इसलिए। 3 तो फिर भी मॉडरेट है ना, 2 अगर आपसे नहीं बने थे, आपने नहीं एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन फिर भी 3 तो मॉडरेट है। चलो अब काउंट करते हैं कितने मॉडरेट है। ओके 1 2 काउंट किए जाए बताओ। फिर आप मुझे बताना कि आप कैसे करके आपने कहा कि ये टफ था इस बार का क्वेश्चन, और पता नहीं कहां से क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं, कितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए जो कि पीवाईक्यूज में से पूछे गए थे, हमारे रिवीजन कोर्स में से पूछे गए थे। जबकि मैंने केवल 1 महीना आपको रिवीजन कराया है, एक यूनिट को मैंने आपको केवल 2-2 3-3 घंटा पढ़ाया है, उसमें से मेरे नोट्स के अंदर से इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर सोचो हम 5-6 महीने किसी पूरे सिलेबस को कर लें, कैसे आपका जेआरएफ नहीं होगा बताओ मुझे, बताओ। जेआरएफ करना आप समझते हो कि बहुत टफ बात है? कोई टफ बात नहीं है, बस डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। अब डायरेक्शन आपका गलत है तो उसमें कोई क्या करे बताओ। मैंने आपसे जो जो चीज कही थी कि इसको पढ़ो, इस पे ध्यान दो, हरित क्रांति का मैंने आपको बताया, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज वहां से आई या नहीं, नोट्स में से आपको कितना हेल्प मिली है वो आप सबको पता है। अब चाहे आप फिर भी आप बोल रहे हैं कि टफ था क्वेश्चन पेपर, मैंने जो कराया वो नहीं आया उसमें से, वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब काउंट करें या नहीं करें बताओ? अगर मैं अभी काउंट कर दूंगा तो फिर पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आए थे हमारे जो रिवीजन कोर्स, केवल रिवीजन कोर्स के 1 महीने से अंदर, 1 महीने के रिवीजन कोर्स में इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। बताओ कौन कौन चाहता है कि काउंट किए जाए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट वाले? काउंट करें? चलो ठीक है काउंट करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से माने हैं, 1 2 और 3, 2 को मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, 2 को मैंने छोड़ दिया है। ओके इसके बाद ये देखो 5 क्वेश्चन ये है, 1 2 3, देखो 3 तो वो हो गए, 3 तो वो हो गए हैं,
और 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 20 और 21। ये देखो मानसून वाला है 21, इसलिए मैं उसको काम कर रहा हूँ। 21 22 इसको छोड़ देते हैं। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 इसको छोड़ते हैं। 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 और 72 73 74 75 76 77 78 70 79 80 81 82 83 84 85 86 87। बताओ मुझे कितने क्वेश्चन निकल के आए? कितने क्वेश्चन निकल के आए? 87 निकल के आए ना? 87 केवल मेरे रिवीजन कोर्सेस में से, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कोर्स में से 87 क्वेश्चन। मैं नहीं मानता, चलो मैं आपके और मेरे क्वेश्चन में कुछ हो गया होगा कि आप मान रहे होंगे कि मेरे लेवल के अकॉर्डिंग अलग होगा। मैं 80 मान रहा हूं। चलो 87 आपके सामने लाइव मैंने अभी गिने हैं। 87 आपके सामने अभी लाइव गिने हैं। मैं नहीं मान रहा हूं फिर भी उसको आपके लिए। चलो ठीक है, 80 क्वेश्चन मैं मान रहा हूं। 7 मैंने छोड़ दिया आपके लिए, 7 मैंने छोड़ दिए, 80 क्वेश्चन मैंने माने। आप बताओ आपका जेआरएफ रुक सकता था अगर आप रिवीजन को ध्यान से पढ़ते और जो मैंने कहा है उसको ध्यान से करते, प्रैक्टिस करते। 80 क्वेश्चन यहां से आए हैं केवल रिवीजन कोर्स में से, आपके सामने लाइव गिनाए हैं। मैं पीठ पीछे की बात में नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं ये बोलता हूँ कि बिना एनालिसिस करके। ये होता है एनालिसिस लाइव आपको सामने, ना ही रिकॉर्डेड वीडियो है। समझ रहे हो? ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, लाइव आपके सामने मैंने दिखाया एक एक क्वेश्चन को प्रूफ के साथ। ये होता है एनालिसिस, इसको बोलते हैं एनालिसिस। समझ रहे हो? 4 5 8 10 क्वेश्चन को उठा के किसी से भी पूछा, 4 5 10 क्वेश्चन कि बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनको उठाया और बस बोल दिया कि हाँ ये एनालिसिस है, ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था, ये चीज, इसको बोलते हैं एनालिसिस। सामने लाइव आपको दिखाया एक एक क्वेश्चन और जिसपे आपकी रजामंदी थी कि हाँ ये इसको इजी बोलो, इसको मॉडरेट बोलो, इसको टफ बोलो, वही मैंने किया है। अब मुझे बताओ कैसे आप बोल सकते हो कि पेपर टफ था? पेपर ट्रेडिशनल था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। अब 20 क्वेश्चन अगर आपको हवा भी नहीं लगी, 20 भी नहीं है बल्कि मैं तो 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन अगर किसी को हवा नहीं लगी तो क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है आपको? पहले ही मैं आपको बोला था कि 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 15 क्वेश्चन भी नहीं जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे, वो बस तुक्का होगा, जिसके सॉल्व हो गए तो हो गए। बोला था या नहीं बोला था? और वो 20 क्वेश्चन क्या आपका जेआरएफ रोक सकते हैं? यस और नो मुझे बताओ। वो 20 क्वेश्चन आपका जेआरएफ रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं रोक सकते। आप उन केवल 20 क्वेश्चन के लिए रो रहे हो, इतने दिनों से रोने में लगे हो और इन 80 क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो। ये जो 87 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जिनको मैं 80 मान रहा हूं, इनको आप नहीं देख रहे हो। इसीलिए मैं रुका हुआ था इतने दिन से, इसीलिए मैंने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जब तक मेरे पास पेपर नहीं आ जाता है मैं ऐसे करके एनालिसिस करता हूँ। समझ रहे? और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। किसी के अब बहकावे में मत आओ, किसी और कितनी ऐसी बातें मत बोलो कि हाँ पेपर ऐसा आया था, पेपर वैसा आया था। ये आपके सामने रहा एनालिसिस, बताओ।
क्या मानते हो अब आप? और जो आप बात कर रहे हैं कट ऑफ की, कट ऑफ जितना प्रीवियस ईयर में देखा है आपने कट ऑफ, पिछली बार 69 पॉइंट समथिंग रहा है जनरल का, जेआरएफ का, उतना ही समथिंग रहेगा, 1-2% ऊपर या नीचे, बस। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। अनअकैडमी पर ही मैंने कट ऑफ की भी एक एनालिसिस वीडियो बनाई है, ऐसे ही एनालिसिस किया है लाइव आपके सामने, जा करके देख लेना उसे। समझ गए? एक महीने के अंदर 2-3 घंटे की क्लासेस में 80-87 क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। आपको शुरुआत में लगता होगा कि शायद मैं ऐसे ही बोलता हूँ, है ना? आपको शायद शुरुआत में ऐसा लगता होगा कि मैं 80 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 85 क्वेश्चन भी मैं बोल रहा हूँ, शायद मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि इतने निकाल के आ जाएंगे, हम अगर करेंगे तो इतने आराम से आ जाएंगे। और एक महीने के अंदर देखो मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं। और मैं, मेरी कोई ऐसी एज भी नहीं कि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10-12-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके और मेरी एज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो जब मैं कर सकता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते, बताओ मुझे। तो इससे क्या समझ में आता है? एग्जाम पढ़ने लिखने का गेम नहीं है केवल, एग्जाम निकालने के लिए आर्ट चाहिए होती है, आर्ट होती है। और आर्ट ऐसे नहीं कुछ जन्मजात होती है। हाँ, कुछ मायनों में कुछ लोग होते हैं ब्रिलियंट होते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं, लेकिन बहुत कुछ मायनों में जो लोग जन्मजात होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा आप अपनी मेहनत से करके आप उस आर्ट को डेवलप कर सकते हो, जैसे मैंने करी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो भगवान के जिन पे भगवान का जिनके सर पे हाथ होता है पहले से। मैंने खुद मेहनत करी है। जब मैं कर सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, बताओ। और इतने महीनों से, 2-3 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। समझ रहे? अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा था, कैसा रहा, अब बताओ मुझे। मैंने आपसे कहा था ना लास्ट में भी पूछूंगा, अब बताओ क्या कहोगे कि टफ था? जो जो टफ बोले थे आप बताओ मुझे कि कैसा रहा है टफ। फिर से पोल रखता हूँ, और पोल रखता हूँ फिर से वही रहेगा, पहले पे इजी, दूसरे पे मॉडरेट, तीसरे पे टफ, और चौथा मेरे लिए। ओके चलो ये लो, बताओ क्या होगा। 1 2 3 4 लगाओ, चौथे पे मत लगाना कोई, चौथा मेरे लिए। जल्दी से बताओ कैसा रहा, मॉडरेट रहा, टफ रहा, इजी रहा, क्या रहा? देखो बदल गया ना, आंकड़ा बदल गया ना। जो पहले दूसरे ऑप्शन पे था, दूसरे ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे क्या था, टफ दूसरे ऑप्शन पे 22-23% थे, यानी कि मॉडरेट बोलने वाले केवल 22-23% लोग थे। अब टफ बोलने वाले केवल 10-11% है, यानी कि 1-2 लोगों ने बोला है, बाकी सबने बोला है क्या कि ये इजी है या फिर मॉडरेट है। आपके सामने लाइव मैंने एनालिसिस करके बताया है। और जब एक महीने के अंदर हम इतने सारी चीजें, 80-87 क्वेश्चन हम कर सकते हैं कवर, 6-7 क्वेश्चन 6-7 महीने में क्यों नहीं कर सकते, बताओ मुझे। मैंने इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी बात मैंने आपको बताई थी, आपने अगर देखो ध्यान नहीं दिया है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कहा था कि प्रैक्टिस करो खूब मन से, रिवीजन करो, इतना सारा डिस्कशन मत किया करो ग्रुप में, कुछ थोड़ा भी कुछ किया करो। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नया मिलता है ना, केवल आप ग्रुप पे क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। मैंने आपसे पहली चीज यही कही थी, किसी पे आश्रित मत हो। ग्रुप बनाए हैं तो इसलिए बनाए हैं कि जब आप क्या करें, जब आप क्या हो जाए, आपसे ना हो वो क्वेश्चन सॉल्व, तब जाकर के पूछो कि किसी को पता है भाई ये। पहले खुद तो जाकर के देखो। अगर आप ढूंढने जाओगे तो एक ढूंढने जाओगे, 4-5 चीज आपको मिलेंगी। बिल्कुल, मेरा तो काम ही है ये पढ़ाना, तो मैं क्यों नहीं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा तो क्यों नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा तो काम ही यही है ना, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन, यही काम है जिंदगी भर का। ठीक है, अगली क्लास जब होगी, पहले क्लास शुरू करने से पहले अब एक चीज देखो, ध्यान दो। अभी रोड हो मत, जो होना था वो हो चुका है। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान से ही गलती होती है। और इसका मतलब एक एग्जाम आपके हाथ से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार दे देना। रोड में होने से क्या होगा, एक एग्जाम ही तो है, समझ में नहीं आया था इस बार समझ में आ गया है, दे देंगे अगली बार, उसमें क्या है, जेआरएफ होना वो आराम से हो जाएगा। समझ रहे हैं? और चैलेंज का आप अपने पास देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, 5th अटेम्प्ट पे है तो। अभी तक आपको समझ में नहीं आई थी स्ट्रेटेजी, अब वो मिल गया होगा ना ग्रुप से, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, देखो आप सबसे मैं जो बोल रहा हूँ, जिन जिनको आपको चैलेंज करना है आंसर की, जो मैंने आपको बताए हैं,
आपस में डिस्कशन कर लीजिए और डिस्कशन करने के बाद देख लेना। एक सेकेंड है, देखो डिस्कशन कर लीजिए आपस में, सब पे उसको स्प्लिट कर लीजिए आपस में कि एक का एक दो का आप दे दो पेपर पैसे, एक दो का आप दे दीजिए, ऐसे करके स्प्लिट कर लो आपस में। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आप अपना देख लो, ठीक है, आप खुद समझदार हैं, समझ। चलिए अब एक नई शुरुआत करेंगे। अभी 2-4 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा घबराओ मत, हो जाएगा सबका आराम से। जब हम अब मुझे बताओ एक बार, जब हम 1 महीने में कर सकते हैं तो 2-3 महीने तो हमारे लिए बहुत है ना। सारे नोट्स अब मैं फिर से दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, सबको फिर से उनकी धूल हटाऊंगा दोबारा से। सारे नोट्स फिर से बेहतर हो रहे हैं और सबकी धूल हट रही है। और जब हम 1 महीने में इतने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं तो 3-4 महीने हमारे लिए बहुत है। यस और नो, है या नहीं है बताओ। जब 1 महीने में हम इतने सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो हमारे लिए 2-3 महीने भी बहुत होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों होगी, चिंता मत करो, चाहे हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, सब सबका साथ सबका विकास मेरे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, चिंता मत करो, ठीक है। और ये रोना धोना बंद करो, सबके सब खुश हो जाओ कि हाँ हमें एक सही तरीका पता लगा है, तरीका हमें पता लग गया, इसके लिए खुश हो। और 2-4 दिन के लिए रेस्ट करो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नोट्स वगैरह, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। हाँ 1000 रुपया है शायद, देख लीजिएगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सब चीज बताऊंगा। जेआरएफ आपका इस बार होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, इतना अभी बोल रहा हूँ। और जो बात देखो मैं बोलता हूँ तो किसी बेस पे बोलता हूँ बिल्कुल आप सबने चैट बॉक्स में गंगा बहा दी है ठीक है। अब इस बार मैंने आपको कहा है कि आपका जेआरएफ होके रहेगा तो होके रहेगा, लेकिन जब मैं जो कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने फीडबैक जरूर दे करके जाइएगा। आपके सामने एनालिसिस करके बता दिया है, अब ऐसा मत करना कि मैंने एनालिसिस कर दिया है तो देखो अच्छा हमारी गलतियां निकाल दी तो ठीक है, बुक्स में सारी चीज बता दूंगा, चिंता मत करो। अब नेक्स्ट क्लास रखेंगे, एक ही क्लास में तो नहीं रख सकते ना सारी चीज, 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। तो फीडबैक अपने दे करके जाना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करवाओ। और चलिए जिनका आप नेट जेआरएफ हो गया है उनका मैं इंटरव्यू की एक सीरीज चला रहा हूँ।